हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4G अड्डा। आज 2015 का पॉलिटी का जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर रहा उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। कितने क्वेश्चन आए, क्या इसके सोर्सेज रहे, इज लक्ष्मीकांत स्टिल रेलेवेंट, ये सारी चीजें आपको चैप्टर के एंड में पता लगेंगी जब हम लोग इसका सोर्स एनालिसिस अच्छे से कर चुके होंगे। Let's start with the first question. Which of the following committees submitted report on electoral reforms? आप लोगों से पूछा गया है कि electoral reforms पर कौन सी committees ने अपनी रिपोर्ट दी है। तो अगर डायरेक्टली इसकी बात करें तो पेज नंबर 73.1 पे आपका रेफरेंस है दिनेश गोस्वामी, तारकुंडे, इंद्रजीत और बाकी बहुत सारी कमेटीज का नाम आता है। लेकिन जो बलवंत राय मेहता कमेटी है इसका मेन आपका जो रेफरेंस मिलता है दैट इज इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में मिलता है। वहां रिकमेंडेशन दिया था इन्होंने, बलवंत राय मेहता जी ने। तो ये आपका ऑप्शन नहीं आएगा। तो फोर्थ अगर एलिमिनेट करें तो ये आपके सारे ऑप्शंस में फोर्थ एलिमिनेट हो जाता है। करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। रेफरेंस में इसमें देख सकते हैं आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कौन कौन सी कमिटीज ने अपनी बातें इसमें बोली थी, वो सबका नाम है। ये 3 नाम आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 350A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। जो 350A में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें दी हुई है वो किससे रिलेटेबल है। तो अगर बात करें डायरेक्ट इसके आंसर की तो चैप्टर 8 जो आपका DPSP है उसमें लास्ट में आपको मिलेगा कि कुछ DPSP से बाहर कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज जो होती हैं वो दी हुई है 350A में, बी में, इन सारी चीजों में। तो 350A जो स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड है वो है प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग प्राइमरी लेवल। ठीक है, मदर टंग में एजुकेशन डिलीवर होनी चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग में आपका यही पूरा पार्ट दिया हुआ है कि 350A जो कि पार्ट 17 में आता है उसमें क्या चीजें लिखी है। प्राइमरी स्टेज पर जो एजुकेशन होती है, जो फैसिलिटेट करना होता है इसको मदर टंग में बच्चे को पढ़ाना होता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेटिंग अप ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल इन 1990 वाज मेड टू। इंटरस्टेट काउंसिल क्या होता है, कोई भी ISC में जो हमने प्रेसिडेंट इसको सेटअप कर सकता है उसमें हम लोग ने देखा था कि जो स्टेट स्टेट के जो रिलेशन होते हैं या फिर सेंटर स्टेट के रिलेशन होते हैं या फिर सेंटर और यूटीज के इंटर स्टेट जो रिलेशन होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनमें कोऑपरेशन रखने के लिए जो आपका इंटर स्टेट काउंसिल है वो काम करता है। तो फेडरल प्रोविजन हो गई है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन हो गए फेडरल प्रोविजन, तो इनको स्ट्रेंथन करने के लिए काम करता है आपका ISC। रेफरेंस में भी आपको देखने को मिलेगा सेंटर स्टेट्स यूटीज के साथ या फिर स्टेट्स के साथ एम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक बनाना, बीच में एग्जामाइन करना, डिस्कस करना कुछ ऐसे इश्यूज, ये इसकी आपकी ISC की ड्यूटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है द स्पेशल प्रोविजंस इन आर्टिकल 371G। PYQ जितने भी अभी तक हम कर चुके ऑलमोस्ट 3-4 बार ये रिपीट हो चुका है आपका स्पेशल स्टेटस वाला। ठीक है, जो 6-7 स्टेट्स को मिला हुआ है। तो 371G में आपसे पूछा गया है किसको मिला है, दैट इज मिजोरम को। ठीक है, रेफरेंस के लिए 37.8 पेज आप देख सकते हैं, डायरेक्टली मिजोरम के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ग्रेवनेल ऑस्टिन आपका जो है दैट इज फ्रॉम आपका का जो आंसर वाला है आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सिर्फ बहुत ज्यादा डीप लक्ष्मीकांत की नहीं, बहुत सारी अदर रेफरेंस जो बुक का जो कोर्स, दैट्स व्हाई आप इसको स्किप कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया है, नेक्स्ट है इसमें, द लोकस स्टैंडर्ड रूल टू मूव द कोर्ट वाज लिबरलाइज्ड बाय। तो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल जो उसके अकॉर्डिंग उसमें होता था कि 1980 से पहले कि जो अफेक्टेड जो पार्टीज थी उन्हीं के पास लोकस स्टैंडर्ड ही था। इसको आप समझ सकते हैं कि लीगल कैपेसिटी किसी को किसी लेजिस्लेशन को चैलेंज करने की, इसका मतलब होता है लीगल कैपेसिटी किसी भी लेजिस्लेशन को चैलेंज करने की। तो ये किसके पास होती थी 1980 से पहले? ये होती थी कि कोई भी कोई केस वो फाइल कर सकता है जिसके साथ वो हुआ है। नॉन अफेक्टेड जो पर्सन है उसके पास कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं था इस चीज को करने के लिए, लेकिन इसको लिबरलाइज किया गया। वो इसका हुआ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते थे बिकॉज ये जो पीवाईक्यू है उसमें भी हम लोगों ने देखा रिपीटेड क्वेश्चन है। मिनर्वा मिल्स के बारे में हमने बात करी, एसआर बोमाई के बारे में हमने बात करी थी, और केशवानंदा भारती की इनका कौन कौन सी मेन जो चीजें इससे निकल कर सामने आई थी। तो जो एलिमिनेट करके जो चीज बचेगी दैट विल बी एसपी गुप्ता, सेकेंड जज वाला जो था केस। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड इन इंडिया बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये बेसिकली आपका 2009 में आया। राइट टू एजुकेशन एक आपका फंडामेंटल राइट भी बनाया गया, जिसमें 86 अमेंडमेंट एक्ट में ये आर्टिकल 21A लाया गया था, जिसमें फंडामेंटल राइट बनाया था, राइट टू एजुकेशन को। लेकिन जो इसका राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में जो बात हुई है वो रेफरेंस है आपकी, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन नेबरहुड स्कूल, बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर जो टीचर्स की ड्यूटी होती है सेंसस में, इलेक्शन ड्यूटीज में, इन सब में, उसके बारे में बोला गया, ये भी इस चीज में था। लेकिन जो थर्ड है राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ये पहले से आपका फंडामेंटल राइट था। फोर्थ वाला ऑप्शन भी आप एक बार रेफर करेंगे तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट ही है आर्टिकल में। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी थे, लेकिन 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये दोनों जो प्रोविजंस थे वो लाए गए। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 एंड 2। नेक्स्ट है आपका, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के बारे में इसमें बात हुई है, कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय, कि किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एन एड्रेस इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पेज नंबर 51.2 में इसका रेफरेंस आपको मिलेगा। अपॉइंट भी इसको इनको प्रेसिडेंट करते हैं, रिमूवल जो इनका है बाय द प्रेसिडेंट ऑन सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर, जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है ठीक उसी तरह, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन जो है पास किया जाए टू दैट इफेक्ट बाय बोथ हाउसेज पार्लियामेंट के उसको पास करें स्पेशल 2/3 मेजोरिटी से। और ग्राउंड क्या है, एक तो प्रूव मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी टू वर्क। ये हो गया आपका कैग से रिलेटेड। नेक्स्ट है, ऑल प्रपोजल्स फॉर एक्विजिशन ऑफ वेपन सिस्टम इन्वॉल्विंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 1000 करोड़ रिक्वायर्स। तो ये आपका लक्ष्मीकांत से नहीं है क्वेश्चन, ये इसके जो सोर्स है वो ऑफिशियल आंसर की यूज की गई है इसमें, यूपीएससी के सीएपीएफ की जो आपका ये एग्जाम है 2015 का। तो उसमें इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया है किसके बारे में, डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी के बारे में। डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2016 में भी आपका आया है, सेम एज इट इज चीज आपको 2015 में मिली थी, वही आपकी 2016 में रिपीट कर दी थी। ऑल राइट, तो इसका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। डिमांड पॉलिटी क्या होती है, डिमांड पॉलिटी में एक सिचुएशन होती है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है इट टेक्स पॉलिसी डिसीजन फॉर द शॉर्टर टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म के लिए, इतना याद रखो, शॉर्ट टर्म के लिए। कमांड पॉलिटी में क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं पॉलिसी के लिए वो एक लॉन्ग लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, दैट इज इन कमांड पॉलिटी। नेक्स्ट जो आपका है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में बाय लॉ वॉर डिक्लेयर कर सकती है, नहीं, आर्टिकल 3 के अंडर नहीं कर सकती। आर्टिकल
3 उससे रिलेटेड है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, उनमें कोई भी चीज अल्टर करनी हो, उनका एरिया इंक्रीज करना हो, ये सारी चीजें आर्टिकल 3 में आती हैं। तो अल्टर और बाउंड्रीज अल्टरेशन और एरिया जो है उसको इंक्रीज करना, ये दोनों आएंगे। 2 एंड 3 होगा ही, ठीक है, और फर्स्ट वाला नहीं होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। इसको आप शेड्यूल 6 में ऑटोनोमस काउंसिल वाला आता है, अपेंडिक्स 9 में आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं अपनी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में, ठीक है। ये आपका जो आर्टिकल 3 है उसके बारे में बात हुई है, न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्री, या फिर जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके नाम को अल्टर करना। अब आप लोगों को जो बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो आर्टिकल 2 है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ह्यूमन राइट एनएचआरसी के बारे में। एनएचआरसी के बारे में आप लोगों से पूछा है, ए चेयरपर्सन हु हैज बीन ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन कौन लोग होते हैं जो इनके चेयरपर्सन होते हैं। इन्होंने बोला जो रह चुके आपके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, हम देखेंगे इसका ऑप्शन जब इसका रेफरेंस देखेंगे हम पेज नंबर 55.1 में। दूसरा है वन मेंबर, एक मेंबर ऐसा हो एनएचआरसी में जिसके पास जो रह चुका हो, हु हैज बीन, रह रहा है या फिर रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का जज, बिल्कुल सही बात है। एक मेंबर ऐसा हो हु इज और हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक बात है। टू मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स पर्सन जिनको नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो मैटर्स में जो कि ह्यूमन राइट से कंसर्न है। तो 2, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला जो आपका इनकरेक्ट होगा वो इसलिए होगा कि जो चेयरपर्सन है एनएचआरसी का शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो वो रिटायर्ड सीजेआई हो या फिर वो जज रह चुके हो सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। वो हो सकता है चेयरमैन, और इसमें लिखा है चेयरमैन कौन हो सकता है, जो कि चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज अंडर आर्टिकल 355 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। बिल्कुल सही बात है। पेज नंबर 14.14 में अगर इसका रेफरेंस देखें हम लोग, तो आर्टिकल 355 क्या ड्यूटी इंपोज करता है सेंटर पर कि एक तो वो प्रोटेक्ट करे ईच एंड एवरी स्टेट को अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस से। दूसरा इंश्योर करे कि जो गवर्नमेंट है स्टेट में इज कैरिड अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेकंड एआरसी जो रिपोर्ट है उसके बारे में। अब इसको एलिमिनेट करने जाते हैं अगर, तो सारे पीवाईक्यूज में हमने देखा करप्शन के रिलेटेड किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन है, संथानम, सीवीसी में भी हमने देखा था, ठीक है। तो फोर्थ वाला आपका नहीं आना, बच गए आपके 1, 2 एंड 3। इनका रेफरेंस आपको लक्ष्मीकांत की बुक में पेज नंबर 73.1, 38.21 चैप्टर आपका, फिर चैप्टर 62.7 में ये सबका रेफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। इसको एक मॉडरेट कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं बिकॉज इतना डीपली डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स पढ़ते नहीं है ये सारी चीजें, कि सेकंड एआरसी के भी बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इसको हम एक मॉडरेट कैटेगरी में बोल सकते हैं। ये इसके रेफरेंस है कि सेकंड एआरसी हेडेड बाय मौली, वीरप्पा मौली, उन्होंने क्या कुछ रिफॉर्म्स के बारे में इनमें उन्होंने रिपोर्ट करी, कौन कौन से टॉपिक पर, लोकल गवर्नेंस पर थी, ठीक है, कॉम्बैटिंग टेररिज्म पर भी थी, एथिक्स पर थी, एथिक्स इन गवर्नेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द राज्यसभा कैन विदहोल्ड इट्स कंसेंट टू ए मनी बिल, कितने दिन तक कर सकता है सर, 14 डेज पर। रेफरेंस के लिए 22.22 जो आपका है मनी बिल के रिलेटेड, कि जो राज्यसभा है कितने दिन मैक्सिमम डिटेन कर सकती है मनी बिल को, तो वो डिटेन कर सकती है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज ओनली। ऑलराइट। नेक्स्ट पूछा है आपसे पुंची कमीशन के बारे में, तो डायरेक्टली इसका आंसर, इसमें कोई चीज नहीं लगानी थी ऐसी, फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट हो जाता कि सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए इसको बनाया गया था।
पेज नंबर 14.19 में इसका रेफरेंस अगर देखें 2007 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन पोंची, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे। Which of the following reason were cited by the Ashok Mehta Committee for the decline of पंचायती राज institution? अब इस क्वेश्चन को आप लोग हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं, बिकॉज डायरेक्टली इसका रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्टली उस चीज में नहीं आ सकता कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में अशोक मेहता जी ने जो भी रिकमेंडेशन दी थी, उन सब का अगर रेफरेंस निकालने पर ये जनरलाइज जो स्टेटमेंट है ये सामने आती है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आप इसको जो भी इनकी रिकमेंडेशन थी पढ़ सकते हैं, बट इसके बाद आपको रेफरेंस निकालना पड़ेगा इन चीजों का, डायरेक्टली ये सब पॉइंट्स में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, बहुत ही इजी कैटेगरी में इसको रखेंगे, Who is the supreme commander of Indian Armed Forces? सबको पता है प्रेसिडेंट। आपने कभी एपीजे अब्दुल कलाम सर का अगर आपने कोई भी लेक्चर सुना है, उन्होंने बोला था कि उनको प्लेन चलाना था, ठीक है, बट वो नहीं हो पाई वो चीजें, तो उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने बोला एयरफोर्स में एक ऑफिसर को कि मुझे प्लेन चलाना सीखना है, मुझे फ्लाइट मतलब वो प्लेन उड़ाना है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उनको 6 मंथ्स तक वहां ट्रेनिंग दी। फिर उसके बाद बोले कि तब उस टाइम इन कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ प्रेसिडेंट वो सुप्रीम कमांडर रहे जितने भी आपके इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, तो उस टाइम उन्होंने वो अपना ड्रीम कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये है आपके प्रेसिडेंट आएगा इसमें। रेफरेंस अगर देखें तो आपका पेज नंबर 17.10 में आपको मिलेगा, ही इज द सुप्रीम कमांडर। ये ही में बात हो रही है आपके प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, ठीक है। अभी ये 2-3 जो क्वेश्चन थे ये इसमें नहीं लिखे थे, तो ये भी आपके इसी 2015 के ही हैं। हु हेड्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल? तो इनको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर जो है। ये आपको यहाँ से बेसिकली बस इतना याद कर लेना है, इसका जो सोर्स है वो लक्ष्मीकांत नहीं है आपका इन तीनों क्वेश्चन का। ये वाले क्वेश्चन का आपका लक्ष्मीकांत सोर्स है, ये 2 का नहीं है आपका, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये कैसे मतलब ब्लर हो गया ना सारा। ठीक है, तो ये हो गया डिफेंस मिनिस्टर वाला। नेक्स्ट है आपका 9th शेड्यूल है, इट वाज एडेड बाय, तो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 में भी ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2015 में भी है और 2017 की हमने वीडियो देखी उसमें भी सेम था। नेक्स्ट है हु फंक्शन एज चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ होता है अमंग ऑल द चीफ, वो चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, ठीक है। यहाँ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, अराउंड आपके 20 क्वेश्चन थे 2015 में, 20 क्वेश्चन। आउट ऑफ 20 आप बोल सकते हैं अगर 5 मिसलेनियस कैटेगरी में हम रखें तो 15 क्वेश्चन, 14 मानो चलो एवरेज 14 क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ आया होगा कि 14 आउट ऑफ 20 किसी बुक से आते हैं तो उस बुक का कितना कॉस्ट बेनिफिट रेशो होगा, और उस बुक को स्किप करना एक समझदारी होगी या नहीं, ये आप लोग अपने आप अभी इतने लेक्चर सीरीज के बाद इजीली डिसाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ 2015 का जो लेक्चर है वो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जो 2014 का जो PYQ रहा उसके साथ। आई होप आपको समझ आया होगा ये। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन।